Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 25 अगस्त. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 25th May 2018. आपको इसका आंसर बताना है. ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी द यूरोपियन यूनियन, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और आपको खुद से भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी. इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं. मनुष्य की न्याय करने की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति मनुष्य का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बनाता है. किसकी क्योट है ये? रीनहोल्ड नेबुर की. आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं. ये आपको जीएस पेपर्स में, एसए में, एथिक्स में कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है. अब चलते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ. नीतीश कुमार ने क्या बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट को जीत लिया है. इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या है? फ्लोर टेस्ट. न्यूज़ हमारे लिए एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है. फ्लोर टेस्ट के बारे में देखेंगे. फ्लोर टेस्ट क्या है? ये एक ऐसी टर्म है जो मेजॉरिटी का टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. मतलब क्या होता है? अगर हमें डाउट है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाएगा, उसके पास सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है चीफ मिनिस्टर को, उसको कहा जाता है फ्लोर टेस्ट. और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है, मतलब एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं, उस केस में क्या होता है? एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पास किया जाता है जो कि सीएम करता है और उसको मेजॉरिटी जीतनी होती है. अगर उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए क्लेम करें, लेकिन गवर्नर के पास ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी को भी बुलाकर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोल सकता है और गवर्नमेंट बनाने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है. कई बार फ्लोर टेस्ट में क्या होता है? कुछ लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर वोट नहीं करने के लिए चूज़ करते हैं, मतलब वो वोटिंग से बाहर हो जाते हैं. तो जो लास्ट में नंबर कंसीडर किया जाएगा वो केवल उन्हीं के बेसिस पे किया जाएगा जो एमएलए वोट करने के लिए प्रेजेंट होंगे. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं ये देखते हैं. आर्टिकल जो 174 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर को पावर देता है कि वो स्टेट असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन, डिसॉल्व या प्रोरोग कर सकता है. इन तीनों टर्म्स को हम अभी डिटेल में भी समझेंगे. पहले हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. आर्टिकल 174(2)(b क्या कहता है? ये गवर्नर को पावर देता है कि वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर असेंबली को डिसॉल्व कर दे. लेकिन गवर्नर अपना डिस्क्रिशन, अपना माइंड कब चला सकता है? जब चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करे और चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी क्या हो? डाउट में हो. आर्टिकल 175 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 175 हमें कहता है कि जो गवर्नर है वो हाउस को समन कर सकता है और फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नमेंट को बुला सकता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है या नहीं है. उसके बाद गवर्नर जो है वो अपनी पावर आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि गवर्नर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही हमेशा काम करेगा. जब हाउस सेशन में होगा उस टाइम क्या होगा? स्पीकर है वो अथॉरिटी जो कि फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकती है. लेकिन जब असेंबली सेशन में नहीं होगी उस टाइम ये पावर किसके पास हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 ये पावर हो जाएगी गवर्नर के पास. अब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर किन केसेस में बनेगी? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये है कि गवर्नर अपने मन से कब अपनी पावर को यूज़ कर सकता है. आर्टिकल 163 पार्ट 1 क्या कहता है
कि गवर्नर केवल उन केसेस में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है कि जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा करने के लिए फ्री किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ऐसा करने के लिए पावर दी हो। और आर्टिकल 174 के अंदर उसको क्या डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि जब चीफ मिनिस्टर अपना सपोर्ट हाउस में खो दे और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिबेटेबल हो जाए, उस टाइम पे भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है। क्या होता है कि जो डाउट होते हैं मेनली वो चीफ मिनिस्टर पे होता है कि उसने अपनी मेजॉरिटी को खो दिया है, तो या तो अपोजिशन या फिर गवर्नर, दोनों में से कोई भी उसको फ्लोर टेस्ट के लिए मतलब उकसा सकते हैं, बोल सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई भी रूलिंग पार्टी क्वेश्चन में होती है, मतलब उसकी मेजॉरिटी क्वेश्चन की जाती है कि उसके पास मेजॉरिटी है या नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट को जल्दी से जल्दी, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे ही सारी कंडीशंस मेट हो, उस टाइम पे कंडक्ट करवा दिया जाता है। हमें पता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं कि जब भी हमारे हाउसेस मीट करते हैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? सेशन कहा जाता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो हाउसेस को, दोनों हाउसेस को समन कर सकता है जब उसे ये लगता है कि दोनों हाउसेस के बीच में गैप क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। हमें पता है एक साल में टिपिकली 3 सेशंस होते हैं। एक सेशन में काफ़ी सारी मीटिंग्स हो सकती हैं। 3 सेशंस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट सेशन, फरवरी से मई तक, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। हमें पता होना चाहिए। अब हम समनिंग, डिसॉल्व, प्रोरोग, इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं सो दैट हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समनिंग क्या होता है? समनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब सभी मेंबर्स को, एमपीज़ को मिलने के लिए बुलाया जाता है। और कौन समन करता है हाउसेस को? वो करते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद हमें पता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच का टाइम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक साल में पार्लियामेंट को कम से कम 2 बार तो मिलना होगा ही। उसके बाद एडजर्नमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजर्नमेंट क्या होता है कि एक सिटिंग को टर्मिनेट कर देता है, हाउस की एक सिटिंग को। और क्या बताया जाता है कि हाउस नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा, ऐसा एडजर्नमेंट के टाइम पे बताया जाता है। जो एडजर्नमेंट है वो कुछ घंटों के लिए भी किया जा सकता है, कुछ डेज़ के लिए और कुछ वीक्स के लिए, या फिर कुछ स्पेसिफाइड टाइम दिया जा सकता है उसका। इसमें एडजर्नमेंट में कुछ स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते। लेकिन अगर इसी एडजर्नमेंट में सिटिंग टर्मिनेट कर दी जाती है बिना किसी टाइम स्केल के, उस टाइम पे इसको क्या कहेंगे? एडजर्नमेंट साइन डाई। ये आपको पता होना चाहिए। और एडजर्नमेंट करने की पावर किसके पास होती है? एडजर्नमेंट साइन डाई करने की पावर वो होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब स्पीकर के पास। प्रोरोगेशन का मतलब देख लेते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब है कि पूरे सेशन को ही एंड करना। जैसे एक सेशन है, बजट सेशन है, विंटर सेशन है, मानसून सेशन है, उस पूरे सेशन का एंड करना मतलब प्रोरोगेशन कहलाता है। प्रोरोगेशन का मतलब सिटिंग तो एंड होएगी ही होएगी, उसके साथ साथ सेशन भी एंड हो जाएगा, लेकिन हाउस डिसॉल्व नहीं होगा। इसमें नोट करने वाली क्या बात है हमारे पास कि राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि क्या है, वो एक परमानेंट हाउस है। केवल लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब हमें पता है राज्यसभा में हर 2 साल में मेंबर्स क्या होते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं। आपको बताना है कितने मेंबर्स को 2 साल में इलेक्ट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो हाउस जब भी सेशन में हो उसको तब प्रोरोग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। लेकिन क्या होता है, प्रेसिडेंट मेनली प्रोरोग करने से पहले किसी सेशन को एक नोटिस को इशू करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, हाउस को एडजर्न साइन डाई, मतलब बिना बताए, बिना कोई टाइम स्पेसिफाई किए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब हाउस प्रोरोग कर दिया जाएगा तो जो भी पेंडिंग नोटिसेस होंगे वो सभी लैप्स हो जाएंगे, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। जब नया हाउस बनेगा उस टाइम उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। और बिल्स के ऊपर जो भी बिल्स आए हुए हैं प्रोरोगेशन की वजह से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जो टाइम होता है प्रोरोगेशन और दोबारे जब हमारा हाउस
रीअसेंबल होगा उस टाइम को क्या कहा जाता है, रिसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब डिसोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसॉल्व होती है हमारी लोकसभा हर 5 साल के बाद। हमें पता है राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा कैसे डिसॉल्व की जाती है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं, उसके बाद लोकसभा को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया कि हाउस की जो लाइफ है उसको ख़त्म कर दिया गया। मैंने बताया राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके मेंबर्स एक 6 टर्म फिक्स के लिए होते हैं और 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, हर साल इलेक्ट होते हैं। यहाँ इसका आंसर आ गया। अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा तो यहाँ से टैली हो जाएगा। प्रेसिडेंट लोकसभा डिसोल्यूशन का ऑर्डर कब देते हैं, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कब करते हैं, एक तो जब उसकी टर्म पूरी हो जाएगी, या फिर कई बार क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे भी लोकसभा को 5 साल से पहले भी क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसा किस केस में किया जाता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्टी अपना कॉन्फिडेंस खो दे, अपनी मेजॉरिटी को प्रूव ना कर पाए, उस केस में लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो भी पेंडिंग बिल्स हैं, मोशंस हैं, रिजोल्यूशंस हैं, नोटिसेस हैं, पेटिशंस हैं, जो भी पेंडिंग है लोकसभा के सामने या लोकसभा की किसी भी कमेटी के सामने, वो सब क्या कर जाएंगे, लैप्स कर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे वो। और जो लास्ट सेशन होता है लोकसभा का, किसी भी लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले उसका जो लास्ट सेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, लेम डक सेशन। और डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, केवल प्रेसिडेंट के पास। तो ये हमारा फ्लो टेस्ट से रिलेटेड था। पूरा पॉलिटी का एक चैप्टर नहीं कहूँगी मैं, पूरी यूनिट एक कवर हो गई है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से सुन सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्या है, एक पर्सन अपने आप को रॉयल डिसेंडेंट क्लेम कर रहा है। किस चीज़ का, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का और उसके आसपास जो यूपी में कुछ लैंड है उसका। तो इस आर्टिकल में हमारे पास एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें आर्कियोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी साइट को एक्सकेवेट करके, मतलब साइट्स को खोद के या फिर उनकी क्या कह सकते हैं, जांच करके, पड़ताल करके हम ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करें, उसको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, और ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब राष्ट्रीय धरोहर है जो भी हमारे देश की, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। कितने, ये ऑलमोस्ट 3650 जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है उनको एडमिनिस्टर करता है, उनका ध्यान रखता है। और ऐसी ही काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स हैं जो कि हमारे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको। उसके बाद इसका और क्या काम हो सकता है, ये क्या करता है, ये एंटीक्वेरियन रिमेन्स के सर्वे करता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करता है, और जो हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन और मेंटेनेंस का जो काम है वो भी एएसआई करता है। इसको किसने डिस्कवर किया था, फाउंड किया था, डिस्कवर नहीं बोलेंगे सॉरी, ये फाउंड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में, मतलब ये ब्रिटिश इंडिया से काम में है। और यही इनके अलेक्जेंडर कनिंघम ही इसके कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इसके, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। और ये इशू क्या है, थोड़ा सा इशू के बारे में जान लेते हैं। ये जो पर्सन है ये एक तो अपने आप को बता रहा है रॉयल डिसेंडेंट, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास की जो लैंड है यूपी में उसका। दूसरा क्या, इसने क्या डिमांड की है कि एक हमारे पास सूट पड़ा है दिल्ली हाई कोर्ट में, एक प्ली गई हुई है कि जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ के ये बनाया गया है, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो इसने डिमांड की, इस पर्सन ने डिमांड किया कि मुझे भी उस सूट का, उस प्ली का पार्ट बना दिया जाए। पूरा
समझेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक 5 स्टोरी मतलब 5 मंजिला रेड सैंडस्टोन का टावर है। कितना लंबा है? 72.5 मीटर हाई है और इसे 13th सेंचुरी में मुस्लिम जो कनक्वर्स थे, मतलब जो मुस्लिम विजेता थे, उन्होंने बनाया था। किससे जीत हुई थी उनकी? जब राजपूत रूलर से दिल्ली के, उन पे जीत हुई थी उनकी, उस टाइम इसको बनाया गया था। और क्या कहा गया है? इसके जो वरांडे में, कोर्टयार्ड में जो मॉस्क्यू है, उसके सामने एक 7 मीटर हाई आयरन पिलर भी लगाया गया है। इसके आसपास क्या देखने को मिलता है? अलाई दरवाज़ा गेट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? इंडो मुस्लिम आर्ट का एक मास्टरपीस है। इसमें इंडो मुस्लिम आर्ट देखने को हमें मिलती है। जो कुतुब मीनार है, इसको बनाने में ऑलमोस्ट 75 ईयर्स लगे। इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना 1193 में, और इसको फिनिश किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद 1368 में इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने रिपेयर करवाया। और किसने रिपेयर करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब जो है वो मीनार के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि जो कुरान की जो वर्सेस हैं, कुरान के जो एक तरह से लिपि है, उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है पूरी मीनार के सरफेस पे। और कुतुब मीनार और जो इसके साथ मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको क्या डिक्लेयर किया गया था 1993 में? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बाद अभी रिसेंटली इसमें क्या चेंज किया गया है? कुतुब मीनार में स्टीप स्टेयरवेज मतलब सीढ़ियों का रास्ता और वुडन रैंप्स लगाए गए हैं, सो दैट कुतुब मीनार अब डिसेबल्ड और एल्डरली पर्सन्स के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा। दिल्ली में 2 और ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। कौन कौन से हैं वो? हुमायूं टॉम्ब, जिसको 1993 में रखा गया था, और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2017 में इसमें इंक्लूड किया गया था। अब जो पूरा इशू है एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। क्या हुआ था? 24 मई को दिल्ली कोर्ट ने जो पेटिशन पे डिसीज़न दिया था, उसको रिजर्व करके रखा। पेटिशन पे डिसीज़न क्या दिया था कि जो डिमांड की गई थी 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को रिस्टोर करने की, उसको डिसमिस कर दिया गया था। उस डिमांड को डिसमिस कर दिया गया था। और लेकिन 24 मई को इस डिसीज़न को रिजर्व किया गया, मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस डिसीज़न को। एक तरह से देखा जाए तो प्ली को रिजेक्ट अभी पूरी तरह नहीं किया गया। और सबसे पहले इस कंप्लेंट को डिसमिस किया था सिविल जज ने। उसके बाद सिविल जज ने जब इसे डिसमिस किया था तो उन्होंने इसको किसके अगेंस्ट बताया था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के अगेंस्ट बताया था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस पेटिशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया कि जो कुतुब मीनार है ये कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा करने की कोई जगह नहीं है, और ये शुरू से ही एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहा है 1914 से, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है। अब एक्ट देख लेते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है 1947 में वो जैसी थी, उसको उसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को मेंटेन करना होगा। और केवल एक एक्सेप्शन है इस केस में, वो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। इसके अलावा जो भी 1947 में मतलब आज़ादी के दौरान जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप जैसी थी, उसका रिलीजियस कैरेक्टर इसको मेंटेन करना है। इसका सेक्शन 3 क्या कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का या उसके किसी भी एक छोटे से भी पार्ट का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए किसी दूसरे रिलीजन में, किसी दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा। ये उस कन्वर्जन को बैन करता है। उसके बाद सेक्शन 4(2) क्या कहता है कि जो भी कोई सूट, अपील या कोई भी प्रोसीडिंग होगी जो कि कहेगी कि कन्वर्ट करना है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा इमीडिएटली। उसके बाद कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती अगर जो चेंज है, जो भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है, उसको 15 अगस्त के बाद चेंज किया गया है। तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। अगर 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी के बाद
अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस का अगर स्टेटस चेंज किया गया है उस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी केस में 15 अगस्त से पहले किया गया था उस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती। और ये एक्ट जो है वो स्टेट पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाता है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस का उसको मेंटेन करे, जैसा कि वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। उसके बाद हमारे पास ये जो एक्ट है ये स्टेट पे क्या लगा देता है, लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन लगा देता है, सो दैट सभी धर्मों को, सभी फेथ को, सभी विश्वास को लोगों के प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बेसिक फीचर है। एग्जेम्पशन मैंने बताया, एक तो अयोध्या साइट है जो वो एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट से, और कोई भी ऐसी साइट, ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है और उसको कवर किया जाता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में, ये भी एक एक्सेप्शन है। अगर कोई भी डिस्प्यूट जो कि सेटल्स हो गया था पार्टीज़ के बीच में और इस एक्ट से आने से पहले कन्वर्जन हो चुका था, उस केस में भी ये एग्जेम्पशन माना जाएगा कि इसमें भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं। अब पेनल्टी क्या लगेगी अगर कोई ट्राई करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए या फिर इनिशिएट करना चाहता है प्रोसीडिंग्स, तो सेक्शन 6 के अंडर क्या होगा, मैक्सिमम 3 साल की उसको इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है। ये था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, राहुल गांधी गुजरात में इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने जाएंगे। न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस न्यूज़ को मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि इसमें नाम आया है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का। इस पर काफ़ी इशू भी बन रहा है, मैं इशू भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस न्यूज़पेपर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ फाउंड किया था। कब किया था, 1938 में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का ये न्यूज़पेपर है। कौन पब्लिश करता था इसे, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड इसको पब्लिश करता था। और ये न्यूज़पेपर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक माउथ पीस बन गया। मतलब क्या हो गया, इसका बोलबाला, कांग्रेस पार्टी का बोलबाला इस न्यूज़पेपर पर हो गया था। उसके बाद 2008 में क्या हुआ, ये जो न्यूज़पेपर कंपनी है इस पर 90 करोड़ का डेट हो गया था, जिसकी वजह से ये पेपर बंद हो गया। और क्या है, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है वो जवाहरलाल नेहरू का एक ब्रेन चाइल्ड है, मतलब इनके दिमाग की ये उपज है। इसको 1937 में नेहरू जी ने 5000 फ्रीडम फाइटर्स के साथ स्टार्ट किया था। किसको, AJL को। और इसका मतलब क्या है, कोई एक पर्सन इसका ओनर नहीं है AJL का, ये कंपनी किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करती है। 2010 में इसके कितने स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे 1057, लेकिन ये लॉस में जा रही थी, इसलिए इसको यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया 2011 में। अब क्या हुआ, इशू क्या है, ये नेशनल हेराल्ड केस है वो क्या है, बीजेपी के एक लीडर हैं सुब्रमण्यन स्वामी, इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं, कुछ कांग्रेस लीडर्स जो ये यंग इंडियन लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक्वायर किया है, इसमें चीटिंग की गई है। इसलिए इसने क्या कहा है कि जो नेशनल हेराल्ड के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर यंग इंडियन लिमिटेड ने जो टेक ओवर किया है वो वैलिड नहीं है, मतलब वो गलत तरीके से उसको क्या किया है, टेकन किया है। ये आपको पता होना चाहिए था। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, हमें पता है केरला पहली स्टेट ऐसी है हमारी कंट्री की जिसने मसाला बॉन्ड्स इशू किए थे। और मसाला बॉन्ड्स किस लिए इशू किए जाते हैं, मसाला बॉन्ड्स एक्सटर्नल बोरोइंग के लिए इशू किए जाते हैं। तो इस एक्ट में इस आर्टिकल में हमारे पास 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मसाला बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड्स होते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब इनको रुपी में इशू किया जाता है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी इंडियन एंटिटी इसको इशू कर सकती है फॉरेन मार्केट्स में मनी डेट लेने के लिए, मतलब मनी को रेज करने के लिए। मैंने बताया इंडियन करेंसी में ये इशू किए जाते हैं।
ना कि डॉलर्स या किसी और करेंसी में। उसके बाद इनका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना, इंटरनल ग्रोथ को विया बोरोइंग्स मतलब बोरोइंग करके इंटरनल ग्रोथ को बढ़ाना, और इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना, क्योंकि ये इंडियन रुपी में इशू होते हैं, इसलिए जब कोई फॉरेन की एंटिटी इनको परचेज करेगी तो हमारा इंडियन रुपी क्या होगा, इंटरनेशनलाइज होगा। अगर कोई रिस्क है तो वो किस पे है, इन्वेस्टर पे है जो इनको खरीदेगा, ना कि बोरोवर पे। तो ये किसका काफ़ी मेजर पॉजिटिव पॉइंट देखा जा सकता है। सबसे पहले मसाला बॉन्ड्स वर्ल्ड बैंक ने 2014 में इशू किए थे इंडिया में किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। अब आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं मसाला बॉन्ड से रिलेटेड। क्या है, कोई भी कॉरपोरेट और इंडियन बैंक जो है वो मसाला बॉन्ड्स यानी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को ओवरसीज इशू करने के लिए एलिजिबल है, और जो मनी इनसे रेज किया जाएगा वो रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ या फिर किस रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। और जो मसाला बॉन्ड्स का जो मनी होगा वो कैपिटल मार्केट्स में भी यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब रियल इस्टेट में और कैपिटल मार्केट्स में इसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया केरला 2019 में पहली इंडियन स्टेट बनी थी जिसने मसाला बॉन्ड्स इशू किए थे। कितने इशू किए थे, 2150 करोड़ वर्थ के। और किसके लिए इशू किए थे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और किसने इशू किए थे, ये किए थे केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने। बेनिफिट्स क्या होते हैं मसाला बॉन्ड्स इशू करने के, बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में क्या नहीं मिल रहा है, बोरोइंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट रूट खोल देता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे कि आप बोरोइंग कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वर्क काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। एफपीआई के लिए हमें पता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो बोरोवर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल कैसे है कि जो फंड्स की कॉस्ट है वो चीप होती है और 7% से भी कम इंटरेस्ट रेट इन पे होता है। जो कंपनी इशू करती है उसको डेप्रिसिएशन की भी चिंता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर चेंज होता है, कोई भी रिस्क होता है, वो तो किसका होता है, बोरोवर का होता है। इंटरेस्ट रेट होते हैं जो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, इन पे जो इंटरेस्ट लोगों को मिलता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए इंडियन कंपनीज़ के लिए ये मसाला बॉन्ड्स की हेल्प से फंड रेज करने का एक काफ़ी अच्छा वे माना जाता है। और क्या है कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन रुपी की साइड अट्रैक्ट होंगे और हमारी डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट भी इससे डेवलप हो जाएगी। ये था मसाला बॉन्ड्स के बारे में। अब है एफआरबीएम के एक्ट के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट क्या है, ये 2003 में आया था। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल मैनेजमेंट करे और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाए। कैसे प्रोवाइड करवाएगी, जो भी फिस्कल इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब फिस्कल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका इफ़ेक्टिव कंडक्ट करे। मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी फिस्कल इम्पेडिमेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है फिस्कली, उनको रिमूव करके क्या करें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करें। उसके बाद एक्ट क्या करता है, एक टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट के लिए सो दैट कंट्री में, इकोनॉमी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश किया जा सके और हमारा जो पब्लिक फंड मैनेजमेंट है इसको इम्प्रूव किया जा सके और फिस्कल डेफिसिट को घटाया जा सके। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, जब हमारा फिस्कल एक्सपेंडिचर फिस्कल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है उस टाइम क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। हमें क्या ज़रूरत थी एफआरबीएम एक्ट की, सबसे पहले ज़रूरत लगी 1990s में और अर्ली 2000 में क्या हुआ, हमारी बोरोइंग लेवल काफ़ी ज़्यादा था। बोरोइंग लेवल ज़्यादा था, उसकी वजह से क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट हाई हो गया, हाई रेवेन्यू डेफिसिट और हाई ही डेट टू जीडीपी रेशियो था। उसके बाद जो गवर्नमेंट की ज़्यादा हाई बोरोइंग थी उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ एकदम ख़राब हो चुकी थी और हमें क्या करना पड़ता था, हमें कोई भी कैपिटल अगर फॉर्मेशन करनी पड़ती थी उस टाइम पे तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से हम कहाँ जा रहे थे, डेट ट्रैप में।
मतलब डेट ट्रैप क्या होता है, जब हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए भी लोन लेना पड़े, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डेट ट्रैप। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इन सब रीजंस को देखते हुए क्या पास किया गया 2003 में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि इंडिया की जो फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो फिस्कल मैटर्स हैं उनको मैनेज करने में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन आ जाए, इफेक्टिवली तरीके से हम डेप्ट को मैनेज कर पाएँ, और हमारी कंट्री में क्या आ जाए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एम करता है। आपको ये बताना है कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। लॉन्ग टर्म विज़न क्या है इस एक्ट का, इस एक्ट में लॉन्ग टर्म विज़न की प्रोविज़न की बात की गई है, सो दैट हमारा जो सालों साल का इंडिया का डेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर हम करेंगे तो एक बेटर वे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब पार्लियामेंट में फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट रखी जाती हैं। इसका क्या प्रोविज़न है, जब हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट और डिमांड्स फ्रॉम ग्रांट्स के लिए डिमांड की जाती है। हमें पता है हर साल पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है, बजट पेश करने के साथ ग्रांट्स की डिमांड की जाती है। उस टाइम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के कुछ आउटलेट्स रखती है, कुछ स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट के सामने रखती है। वो कौन कौन सी होती है, मीडियम टर्म की फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये सब बजट के साथ पेश किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए FRBM एक्ट के साथ कौन सी कमेटी रिलेटेड है, NK सिंह कमेटी। कमिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कमेटी ने क्या कहा था कि हमें डेट को प्राइमरी टारगेट लेके चलना चाहिए अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए, और जो भी टारगेट रखा जाएगा उसको 2023 तक हमें अचीव करना है। इसने एक फिस्कल काउंसिल बनाने की रिकमेंडेशन दी थी कि एक फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए जो कि ऑटोनोमस होनी चाहिए, उसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होने चाहिए जो कि सेंटर अपॉइंट करेगा, और जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए। डेविएशन के लिए क्या प्रोविज़न दिया गया, इस कमेटी के द्वारा क्या सजेशन थे कि डेविएशन जब भी किया जाएगा FRBM के टारगेट से, उनके लिए स्पेशल ग्राउंड्स मेंशन किए जाएंगे, क्लियरली मेंशन उनको किया जाएगा। और जो बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट को RBI के अलावा बोरोइंग्स नहीं करनी होंगी कहीं से, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर सेंटर को कभी टेम्परेरी शॉर्टफॉल हो जाता है, रेवेन्यू में टेम्परेरी कोई कमी आ जाती है, उस टाइम पे वो कर सकता है। हमें पता है RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है गवर्नमेंट से, उसके बाद उनको रुपए दे सकता है इन द केस ऑफ जब पैसों की गवर्नमेंट के पास कमी होती है। उसके बाद FRBM का एस्केप क्लोज देख लेते हैं। एस्केप क्लोज क्या है, मतलब जो भी टारगेट्स FRBM एक्ट में रखे गए हैं उनको हम किस टाइम स्किप कर सकते हैं। ये कर सकते हैं हम कैलेमिटी, मतलब कोई आपदा आ जाए या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हमारे पास आ जाए, इन सिचुएशन में हम जो हमारे एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स होंगे उनको डेविएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नहीं, इसी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 293 पार्ट 3। इसमें क्या है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंडेटेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कुछ कर्ज लिया हुआ है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी उसे कोई बोरोइंग करनी होगी तो, मतलब और कोई अगर उसे बोरोइंग करनी है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 293 पार्ट 3 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, उड़ीसा का कोल प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। हमें पता है कि जो उड़ीसा का अंगुल डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का टोटल 12% कोल प्रोड्यूस करता है, और उड़ीसा का
56% ऑफ कोल कहाँ से आता है? अंगूल डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद हमें इसके बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है, जैसे सनलाइट, विंड और वाटर। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। ये डाटा आप यूज़ कर सकते हैं कि अंगूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितना शेयर होल्ड करता है। यक्षगन के बारे में आया है। यक्षगन का टाइम चेंज कर दिया गया है। पहले अब इसे 5 बजे से रात को शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक परफॉर्म किया जाएगा। और ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया गया है रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में। मतलब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया गया है। और यक्षगन विदाउट लाउड स्पीकर्स परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए यक्षगन को परफॉर्म करने का टाइम भी चेंज कर दिया गया है। क्या नया टाइम है? शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक का। यक्षगन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल थिएटर है। ये एक टेम्पल आर्ट है जो कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज और पुराणास को डिपिक्ट करती है, उनको शो करती है। उसके बाद इसमें क्या परफॉर्म किया जाता है? जो भी परफॉर्मेंस होती है उसमें मुकुट काफ़ी हैवी यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी फेशियल मेकअप किया जाता है, चमकदार वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। मेनली इसको कन्नड़, जो कर्नाटका की लैंग्वेज है, उसमें बोला जाता है, लेकिन कई बार ये मलयालम या तुलु, जो कि साउथ कर्नाटका का एक डायलेक्ट है, उसमें भी परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं यक्षगन करते टाइम? चेंडा, मड्डलम, जगाता, चेंगीला, चक्रतला और इलाथलम, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। अब कर्नाटका के 5 थिएटर हैं टोटल, आपको सबके नाम पता होना चाहिए। दसाराता, सन्नाटा, दोडाता, परिजाता और यक्षगन मैंने आपको बता दिया। ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका के सारे ये थिएटर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये हमारे पास है G20 से रिलेटेड। G20 हमें पता है दिसंबर में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आ जाएगी। सबसे पहले G20 को देख लेते हैं थोड़ा सा। G20 क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन का, जो कि जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ साथ कहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें आते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक से भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स देखे जाते हैं। अब इसकी जो मेंबरशिप है वो, इसकी मेंबर्स कंट्रीज़ वो ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड की या तो एडवांस्ड या फिर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ऐसे मेंबर्स G20 में पाए जाते हैं। और G20 का सिग्निफिकेंस इस चीज़ से देखा जा सकता है कि इसमें मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड GDP को यह होल्ड करता है। 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो G20 के मेंबर्स का होता है, और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन G20 में इंक्लूड होती है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देख लेते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी एनुअली रोटेट होती है, हर साल रोटेट की जाती है। और इसमें कैसे होता है, रोटेट कैसे की जाती है? जो 19 कंट्रीज़ हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। हर ग्रुप में 4 से ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी है वो हर ग्रुप में रोटेट की जाती है। मैंने बताया एक ग्रुप में 4 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और हर ग्रुप में प्रेसिडेंसी को रोटेट किया जाता है। जो G20 प्रेसिडेंट सेलेक्ट करती है वो किसी न किसी ग्रुप से होता है। उसके बाद इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में आता है, और इंडिया के साथ ग्रुप 2 में और कौन कौन है? रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। G20 के कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रॉयका टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जो कंट्री अभी G20 की करंटली प्रेसिडेंट है, जो कंट्री पास्ट ईयर में इसकी प्रेसिडेंट थी, और जो कंट्री नेक्स्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंट बनेगी, इन तीनों कंट्रीज़ को मिला के जो कहा जाता है, जो टर्म कलेक्टिवली यूज़ की जाती है, वो होती है ट्रॉयका। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अभी करंट जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, प्रीवियस ईयर में इटली के पास थी, और अभी नेक्स्ट टाइम आने वाली है इंडिया के पास। तो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ये क्या हो गए हैं? ट्रॉयका हो गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास पहली बार आएगी G20 की प्रेसिडेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम आ रही है। उसके बाद क्या कहा गया है कि
हमें G20 को ना ही ओवर स्ट्रेस करना है, ना ही इसकी सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट करना है। G20 का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जा सकता है। ऑल्दो ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ना ही किसी ट्रीटी पे बनी है ये, और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो रेकमेंडेशंस हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं है मेंबर्स पे, लेकिन स्टिल हमें इसकी सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसमें मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, WTO, WHO और भी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पाए जाते हैं, जो कि इसे क्या बना देते हैं, इनकम्पेरेबल बॉडी बना देते हैं, मतलब इसके समान और कोई बॉडी फ़िलहाल नहीं है हमारे पास। और G20 जो है इसका एक काफ़ी अच्छा रोल देखा जा सकता है। जो भी हमारे वर्ल्ड में ग्लोबली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जैसे 2008-2009 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे, और यूरोजोन क्राइसिस आया था 2010 में, उस टाइम पे इसका एक काफ़ी वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल देखा जा सकता था। इसको 2008 तक कौन हेड करता था, हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसको हेड करते थे, लेकिन उसके बाद क्या चेंज कर दिया गया, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो उसको क्या करेगा, अटेंड करेगा। अब क्या हो रहा है, ये जो सेकंड डिकेड स्टार्ट हुई है G20 की, इसमें क्या हो रहा है, ये फोरम है, इसको एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, प्रेसिडेंसी कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है करंट सिनेरियो में ऑपरेट करना। करंट सिनेरियो का मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक का इतना कहर बना हुआ है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, US रशिया पे काफ़ी सारी वो लगा रहा है, हॉस्टिलिटी कर रहा है रशिया पे। उसके बाद US और चाइना के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। ये सभी क्या हो रहा है, इन सब केसेस में इस कंट्री का जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में आ जाता है। और अभी ये सब चैलेंजेस जो हैं वो बाली में देखने को मिले, इंडोनेशिया में अभी इसकी करंट जो समिट हुई थी उसमें देखने को मिले, और अभी इनका इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली में, मतलब इंडिया पे भी पड़ने वाला है। हमें क्या देखना चाहिए, हमारा मिशन केवल G20 को बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए, हम मल्टीलेटरली कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, डिफरेंट डोमेन्स में कोऑपरेट करके हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होगा। हमारा इंडिया का जो कहा गया है, इंडिया किस वे में एक्ट कर सकता है, इंडिया क्या अपना ओपिनियन रख सकता है, हमारा यहाँ ट्रिपल मोटिवेशन है। क्या है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, ये एक काफ़ी प्राउड की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलेगी इस बार, और G20 पर अपनी छाप छोड़ना, अपनी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी छाप छोड़ना, उसके बाद हमारी जो प्राइमेसी है उसको मेंटेन करना, ये सभी क्या है, हमारे मोटिवेशन है G20 में पार्ट के। और हम ये सब क्या कर रहे हैं, 4 आइडियाज़ को हम लेके चल रहे हैं जो न्यू दिल्ली में एमर्ज होंगे। सबसे पहला हमारा आइडिया क्या है कि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी एक यूनिक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगी। कैसे करेगी, हम अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं कि हमने अपने घर में, मतलब इंडिया में और अब्रोड, वैक्सीन एड के थ्रू कोविड-19 को कैसे कॉम्बैट किया, कैसे उससे मुकाबला किया, और क्या हम अपनी अचीवमेंट्स को शो कर सकते हैं। इंडिया की डिजिटल रिवॉल्यूशन की जो अचीवमेंट्स हैं, हमारा जो रिन्यूएबल्स के प्रति स्विचिंग है, कमिटमेंट है, हम कैसे रिन्यूएबल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सब क्या है, तरीके हैं। उसके बाद हमारा जो सेल्फ रिलायंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको दिखाते हुए, ग्लोबल वैल्यू चेन को रीशेपिंग करते हुए, इन सब डोमेन्स में इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सभी हमें अपनी G20 प्रेसिडेंसी में शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, जो एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस इनोवेशन आ रही हैं, उनमें यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं स्टार्टअप्स, और जेंडर
प्रोग्रेस जो हमारा देश कर रहा है उनको भी हमें शोकेस करने की ज़रूरत है। और इंडिया क्या है, अपना एविडेंस प्रोवाइड करवा सकता है G20 में, डोमेस्टिक सक्सेसेस जो उसने पाई हैं कॉन्टिनेंटल स्केल पे उनको टेस्ट किया है, सो दैट ग्लोबली उनको अडॉप्ट किया जा सके। सेकंड हमारे पास क्या है, 4 डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जो पावरफुल इकोनॉमिक प्लेयर्स बनने के रास्ते पे हैं। वो कौन कौन सी हैं 4? इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक जो प्रेसिडेंसी है वो इन्हीं चारों कंट्रीज़ के पास हैं। अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद इंडिया के पास होगी, फिर ब्राज़ील के पास और फिर साउथ अफ्रीका के पास। तो ये क्या है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, सो दैट हम डेवलपिंग वर्ल्ड में अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ा सकें। थर्ड क्या है, जो 3 IBSA के मेंबर हैं वो साथ आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे 2023, 24 और 25 में। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, मैंने आपको बताया ये प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे, सो दैट ये ग्लोबल साउथ में, ब्राज़ील भी साउथ में है, साउथ अफ्रीका भी साउथ में और इंडिया भी साउथ में है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, एक कोहेसिव प्लान डेवलप कर सकते हैं और उसको G20 फोरम पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। IBSA क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या ज़रूरत दिखाता है कि हमें एक इनफॉर्मल मीटिंग करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, फोर्थ हमारा एम क्या चल रहा है या फिर फोर्थ टारगेट क्या लेके चल रहे हैं हम, कि हमें क्या करना है, एक चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट की तरह एमर्ज होके दिखाना है। उसके लिए हमें रेडी होना होगा। और इंडिया को क्या है, उन सभी कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव भी G20 में रख सकता है इंडिया, जो कि G20 में रिप्रेजेंटेड नहीं है। और इंडिया को क्या करना है, एक इंक्लूसिव अप्रोच शो करनी है, ह्यूमन सेंट्रिक सॉल्यूशंस देने हैं जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके। और क्या करना है, एक एम मेन इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है कि जो अफ्रीका में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसको अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाए। एक फुल फ्लेश्ड मेंबर है G20 का अफ्रीकन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन की तरह उसको भी एक मेंबर का दर्जा दे दिया जाए, ऐसा एम इंडिया का होना चाहिए। अभी क्या गया है कि एक हम होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रख सकते हैं और अपनी सारी चॉइसेस जो हमने अभी 4 पॉइंट्स डिस्कस किए उनको एक साथ लाकर क्या कर सकते हैं, इंडिया की जो प्रेसिडेंसी मिली है इसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास चैलेंज क्या है, इंडिया के पास एक फोकस्ड व्यू होना चाहिए, ग्लोबल साउथ के हम इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाएँ, जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेन है उनके साथ हमें कम्युनिकेट करके, बातचीत करके सभी मुद्दों पे डिस्कशन करना है। और अपनी जो राइवल पावर्स हैं जैसे चाइना और एडवर्सियल पावर सेंटर्स है जैसे रशिया, इनके साथ हमें कोऑपरेट करना है। ये इस आर्टिकल में था।